तो अपन ने इससे पहले लेक्चर में क्या देख लिया था, अपन ने ये देख लिया था कि न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। अपन ने फिर एक ये वाला इस टाइप का कुछ ग्राफ देखा था, कैसा ग्राफ था वो, ऐसा था, कुछ इस टाइप से जा रहा था वो, इधर वाले 50 से लेकर के 80 तक मैंने क्या बताया था, सब स्टेबल है। ये वाले जो है ये कैसे अपनी स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ये करते हैं फ्यूजन, मतलब ये दो भाग में टूट जाएंगे तो इनकी मास नंबर कम इसके बगल में आ जाएगी, तो ये करते हैं फ्यूजन। यहाँ पे हमारा क्या था, ड्यूटेरियम था, है ना, ड्यूटेरियम था। ये कैसे अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ये करेगा भाई फ्यूजन, दो मिल करके एक बनाएगा, ठीक है, मतलब फ्यूज करेगा। ये पता चल गया था कि फ्यूजन और फ्यूजन क्यों होता है। अब अपन लोग बात करेंगे फ्यूजन के ऊपर और डिटेल में, ठीक है। अपन ये देखेंगे कि एनर्जी यूरेनियम से कैसी निकलती है, ठीक है, मतलब एक यूरेनियम के अगर एक एएमयू अगर अपन यूरेनियम लेंगे तब उसमें कितनी एनर्जी बनेगी, है ना। अच्छा, सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्या है, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन तुम्हें पता चल गया फिजन मतलब क्या होता है। अगर बाद में अगर होगा तो इससे करके एक डायग्राम में बना सकते हो। फिजन मतलब कि टूट गया, ठीक है। फिजन इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या होता है न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन is a nuclear reaction, is a nuclear reaction, is a nuclear reaction in which a heavy nuclei, a heavy nucleus splits into two or more lighter, two or more lighter nuclei, two or more lighter nuclei, ठीक है। मैंने क्या बताया, न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फिजन वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है एक हेवी न्यूक्लियस, यूरेनियम एक हेवी न्यूक्लियस है, वो क्या करता है स्प्लिट हो जाता है टू में, या वो दो में टूटेगा, या तीन में टूट सकता है, या चार में टूट सकता है, ठीक है। बट मैक्सिमम टाइम पे जो होता है ना वो दो ही भाग में टूटता है, मतलब कि बाइनरी रिएक्शन होता है, ठीक है, मतलब कि दो भाग में भी टूट सकता है, तीन में भी टूट सकता है, ठीक है। अच्छा, और क्या बोल रहा है ये बोल रहा है, अब ये बात बोल रहा है जो टू जो न्यूक्लियाई जो टूटेगा ना, टू न्यूक्लियाई प्रोडक्ट are often of comparable size, are often of comparable size, कंपेरेबल साइज बोलने का मतलब क्या है ब्रो, यहाँ पे बोल रहा है देखो, जैसे कि मान ले कि न्यूक्लियस का मास नंबर कितना होता है, 238 होता है ना, मान ले कि वो 240 हो गया, ठीक है। आधा आधा भाग में कैसे टूटेगा, 120 120, जो तेरा वाला क्वेश्चन था 120 120 मतलब आधा आधा, है ना। तो आधा आधा भाग में टूटता है, मतलब कि मोस्ट ऑफन मतलब मैक्सिमम टाइम पे ये आधे आधे भाग में टूटता है, ठीक है, या आधे से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट टूटेगा तो कंपेरेबल साइजेस में टूटेगा, ऐसा नहीं कि एक निकला एक का मास निकला, मास नंबर आया 2 और एक का मास आया 196, ऐसा नहीं होगा, मतलब कंपेरेबल साइज होगा, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, मतलब पास पास रहेगा लगभग लगभग, ठीक है। तीसरा बात क्या बोलता है, जो तुमने मैं उससे पूछा था कि दो भाग में टूटेगा या ज्यादा टूटेगा, वो बोल रहा है मोस्ट फिजन आर बाइनरी, फिजन आर बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, है ना, बाइनरी फिजन। इसका मतलब क्या कि तीन भाग में नहीं टूटता, क्या टूटता है, बट ज्यादातर वो क्या बोल रहे हैं, 4 out of 1000 आर टर्नियरी, टर्नियरी मतलब तीन भाग में ज्यादा, मतलब कि अगर 1000 न्यूक्लियर रिएक्शन अगर हो रहा है तो मतलब कि 996 जो होगा वो बाइनरी होगा, और उसमें से बस 4 सा ही होगा जो क्या होगा, जो टर्नियरी मतलब तीन भागों में टूटेगा, ठीक है। अच्छा, अब न्यूक्लियर रिएक्शन भी दो टाइप के होते हैं, पहला होता है स्पॉन्टेनियस, दूसरा होता है इंड्यूस्ड। अच्छा,
दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, पहला होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मतलब तुम लोग क्या समझते हो, जो खुद से हो जाए, ठीक है, या थोड़े से पुश देने से हो जाए। एक एक होता है इंड्यूस्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड में अपन को क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा सा हमें एनर्जी देना, थोड़ा नहीं मतलब एनर्जी मतलब उसको देना पड़ता है, या तो एनर्जी दे दो या न्यूक्लियाई दे दो या प्रोटॉन दे दो, कुछ भी दे दो मतलब, लेकिन उसे हमसे करवाना होता है, ठीक है। इंड्यूस मतलब अपन करते हैं उसको। तो दो टाइप का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड, एक होता है स्पॉन्टेनियस, ठीक है। हो गया, लिख लिया। स्पॉन्टेनियस बट अपन क्या हो, 1000 आर टर्नरी, TERNARY, टर्नरी होगी। हाँ चल, अब क्या है, दो टाइप का मैंने बताया, दो क्या, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड। तो अब सबसे पहले जान लेते हैं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस ब्रो अपन ने ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपन, है ना। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जो खुद से हो जाए। स्पॉन्टेनियस का एग्जांपल आता है रेडियो एक्टिविटी, जो अपन ने इतना पढ़ा है, रेडियो एक्टिविटी। जो रेडियो एक्टिविटी की जो फिनोमेना होती थी ना, वो एक तरह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही है। एक रेडियो एक्टिविटी का एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, जो था, जो अपन ने देखा था कि एक न्यूक्लियस है X, एक न्यूक्लियाई है X, जिसका मास नंबर है, जिसका एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर है A। वो क्या होता था, वो एक गामा, वो क्या करता था, अल्फा डिके करता था। अल्फा डिके करने का मतलब क्या हुआ, एक उसने अल्फा का ये निकाला, अल्फा का न्यूक्लियर निकाला, एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4, प्लस एक कोई डॉटर निकलेगा ब्रो, Y, जो क्या हो जाएगा, Z -2 A-4। ये भी एक टाइप का बाइनरी फ्यूजन ही है। ये क्या है, ये तो हीलियम ही है ना। ये क्या कर रहा है, एक हीलियम के न्यूक्लियस में टूटा और एक डॉटर न्यूक्लियाई बना दिया। ये भी एक टाइप का बाइनरी फ्यूजन ही है, बट अपन इसको अब नहीं पढ़ेंगे। अब क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भाई ये कंपेरेबल साइज का नहीं है ना। हीलियम देख, हीलियम का कितना मास नंबर 4, और ये जो डॉटर जो निकलेगा भाई, उसका फिर भी होगा तो 196 192 इस टाइप का मास नंबर आएगा। कंपेरेबल तो नहीं है किसी हिसाब से भी, बट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का ये एग्जांपल दे सकते हो। कभी अगर पूछेगा कि अल्फा डिके इज एग्जांपल ऑफ बाइनरी फ्यूजन, टर्नरी फ्यूजन, ये ऐसे भी पूछ दे, मतलब कि अल्फा डिके इज द एग्जांपल ऑफ फ्यूजन, फिजन, अल्फा डिके या गामा डिके, ऐसे पूछ दिया, इज द एग्जांपल ऑफ फिजन। इसमें भी तो टूट रहा है ना, तो ठीक है। स्पॉन्टेनियस समझ गए। स्पॉन्टेनियस जो अपन जो रेडियो एक्टिविटी में जो पढ़ते आ रहे हैं वो है। अब अपन को देखना इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड क्या होता है, इंड्यूस्ड फिजन। इंड्यूस्ड फिजन क्या होता है, इंड्यूस्ड फिजन होता है स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई, स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियाई बाई, या न्यूट्रॉन से करवा लो या प्रोटॉन से करवा लो, या तुम और अल्फा पार्टिकल से करा लो। इसमें एक्चुअली होता क्या है ना, इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसको हमें खुद से करवाना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, जैसे कि स्पॉन्टेनियस कैसा था, वो खुद से हो जाता था, बट ये खुद से नहीं होता, ये अपन को करवाना पड़ता है। इसमें क्या करते हैं हम, स्प्लिटिंग कराते हैं। फिजन है क्या, स्प्लिटिंग ही है, टूटना ही है, बट स्प्लिटिंग कराते कैसे हैं न्यूक्लियस को, या तो उसमें अपन एक न्यूट्रॉन फेंक के मार देंगे, ठीक है। जैसे कि उसका मान लें कि यहाँ पे एक यूरेनियम का ये है, ठीक है, इसका मास नंबर अभी है 235 है, ठीक है, 235 है, ठीक है, 235 है। एक न्यूक्लियर तुमने धर मारा, जैसे तुमने इसको न्यूक्लियर मारा तो भाई इसका अंदर का कंपोजिशन बिगड़ जाएगा, है ना। ये 236 हो गया ऑलरेडी है, मतलब कि अपने में, मतलब कि ये कूद फांग कर रहा था कि कब टूटे कब टूटे, तुमने बाहर से और इसको एनर्जी दे दी टूटने के लिए, और ये ज़्यादा इसमें कोलिजन होगा इसके अंदर, ये क्या करेगा, न्यूक्लियाई को तोड़ देगा। न्यूक्लियाई को तोड़ने के बाद ये खुद दो डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाएगा, ठीक है। या तो तुम यहाँ पे प्रोटॉन दे मारो, या तो तुम यहाँ पे न्यूट्रॉन दे मारो, या तो तुम यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दे मारो, बट इसको तुमको देना खुद पड़ेगा, इसलिए इसको कड़वाना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इंड्यूस्ड फ्यूजन कब, और यही एनसीईआरटी में दी हुई है, और यही अपन को पढ़ना है अब इन डिटेल, ठीक है। अब क्या है,
एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिजन, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर फिजन है। सबसे पहले इधर मान ले ये एक हमारा फ्यूल है। फ्यूल मतलब क्या होता है पता है? अब अपन लोग फ्यूल के बारे में समझेंगे कि फ्यूल क्या होता है। फ्यूल वो होता है जो अपन ले रहे हैं एज अ मतलब कि जो अपन को एज अ रिएक्शन के लिए चाहिए, ठीक है। मान ले कि ये एक प्रोडक्ट है जो रिएक्शन मतलब फ्यूल है, मतलब इसमें अब जो रिएक्शन होगा सो अब इसमें होगा, ठीक है। ये फ्यूल हो गया मेरा, ये यूरेनियम का फ्यूल है। इसके अंदर में क्या होंगे? न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, जिसको मैं ऐसे ऐसे करके बना रहा हूं, ठीक है, होंगे। और ये जो यूरेनियम का जो फ्यूल होता है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा, इसका मास नंबर होता है तुम्हारा 235, ठीक है। 238 नहीं लेंगे, क्योंकि क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि भाई वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए फिजिबल नहीं होता है। फिजिबल क्यों नहीं होता है, आगे अपन इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या ले रहे हैं इधर? 235 ले रहे हैं। 235 लिया यूरेनियम का, यहाँ पे यूरेनियम का एटॉमिक नंबर भाई 92, मास नंबर 235, ठीक है। अपन क्या कर रहे हैं, बाहर से एक न्यूक्लियाई ले रहे हैं, ठीक है। ये एक मेरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। एक मेरा न्यूक्लियॉन्स ले रहे हैं, एक मेरा है न्यूट्रॉन, ठीक है। इस न्यूट्रॉन को मैंने इसमें मारना है, ठीक है, इसके अंदर पहुंचाना है। बट एक बात ध्यान ये रखना है ना, इस न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है भाई वो ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, बट इतनी है कि वो इसके अंदर पहुंच जाए। इसका जो एनर्जी जो है वो तुम्हारा दिया हुआ है। ये एक स्लो न्यूट्रॉन है, स्लो न्यूट्रॉन है, स्लो न्यूट्रॉन है। और इसका जो एनर्जी जो है, एनर्जी जो है वो है तुम्हारा 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। और मैक्सिमम अगर तुम्हें याद रखना चाहिए तो इसको एक थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं। थर्मल न्यूट्रॉन मतलब कि जिसको गर्म करके भेजा गया हो, थर्मली भेजा गया हो, ठीक है। थर्मल न्यूट्रॉन भी इसको कहते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन भी कहते हैं। और इसकी एनर्जी कितनी होती है? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। एक न्यूट्रॉन था, तुमने इसको धर मारा, ठीक है। ज्यादा एनर्जेटिक भी क्यों नहीं लेते और कम एनर्जेटिक क्यों नहीं लेते वो मैं बता देता हूँ। कम से इसके अंदर घुस नहीं पाएगा, और अगर ज्यादा दूंगा तो पीपी करके बाहर निकल जाएगा, घुसा निकल गया, ठीक है। मतलब कि ये मतलब रुकेगा ही नहीं। चाहिए क्या? इसके अंदर रखे रहे, उसके अंदर में जो गणनाएं करे, ठीक है। कम दोगे तो भाई अंदर ही नहीं जा पाएगा, और ज्यादा दे दिया तो तुरंत निकल जाएगा, है ना, आर पार हो जाएगा। इसीलिए इतना ही लिया जाता है कि भाई वो अंदर चला जाए और अंदर चला जाके रिएक्शन कर दे, ठीक है। अब मान ले, अब दूसरे केस में क्या हुआ, अब वो जो न्यूक्लियाई जो है इसके अंदर अब पहुंच गया, ठीक है। पहुंच गया का मतलब ये हमारा वो न्यूक्लियस था, इसके अंदर मेरा ये वाला पहुंच गया, पहुंच गया एन, ठीक है। अब ये अंदर में क्या करेगा, ये ऑलरेडी भाई ये डिस्टर्ब था, ये ऑलरेडी डिस्टर्ब था, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है यूरेनियम। अच्छा, इस टाइम पे बताओ यूरेनियम की मतलब कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर तो ब्रो रीमेन सेम 92, ठीक है, बट मास नंबर पहले 235 था। एक न्यूट्रॉन इसके अंदर चला गया तो भाई 236 हो जाएगा, 236 हो गया, ठीक है। अब ये न्यूट्रॉन अंदर जाके इधर इधर लड़ रहा है, इधर लड़ रहा है। अब ये न्यूट्रॉन अंदर जाके इधर लड़ रहा है, इधर लड़ रहा है, मतलब कि पूरा डिस्टर्ब कर दिया इलेक्ट्रॉन मतलब अंदर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये फ्यूजन करना स्टार्ट कर देगा। फ्यूजन माने क्या? फ्यूजन मतलब कि ये अब ऐसे टूटना स्टार्ट कर देगा। तुम लोगों ने फ्यूजन ऐसा केमिस्ट्री में भी देखा होगा, ठीक है। अब जो ये जो न्यूक्लियाई जो है वो टूटना स्टार्ट कर दे रही है, ठीक है।
टूटना स्टार्ट कर दिया। और टूटने के बाद अब ये दो बाइनरी न्यूक्लियाई बना लेगा। वो दो बाइनरी न्यूक्लियाई क्या क्या होगा, ठीक है, लेट इट बी एक्स और वाई, एक्स और वाई। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, जो है बेरियम, बेरियम जिसका मास नंबर होता है 144, एटॉमिक नंबर होता है 56। बेरियम और क्रिप्टन में, क्रिप्टन 36 और 89, प्लस 3 न्यूक्लियाई तुमको ऐसे ही बाहर में मिल जाएंगे, ठीक है। ये दोनों क्या है, न्यूट्रॉन है। 3 न्यूट्रॉन तुम्हें ऐसे ही बाहर में मिल जाएंगे, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट भाई हमेशा बनेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। सबसे पहली बात बता के लिए क्या क्या हुआ, न्यूक्लियर फिजन का बहुत मैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहा हूं। वो क्या था, सबसे पहली बात एक यूरेनियम का न्यूक्लियाई था। बाहर से मैंने क्या करा, थर्मल न्यूट्रॉन दिया जिसका एनर्जी कितना था भाई 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। जैसे ही न्यूक्लियस इसके अंदर पहुंचा, क्या हुआ, अंदर के पूरे माहौल को डिस्टर्ब कर दिया। ऑलरेडी ये डिस्टर्ब था, अब ये भाई टूटना स्टार्ट कर देगा। अब मान ले कि इसका बंटवारा स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, बंटवारा हुआ तो कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। किसमें किसमें टूटा, बेरियम में टूटा और क्रिप्टन में टूटा। जब भी घर का बंटवारा होता है ना, या तो एक इस यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, एक यहाँ पे शिफ्ट होते हैं, और बीच वाले को भगा दिया जाता है। ये बीच वाले ना ये घर का रहा ना ये बाहर का रहा, ये बाहर का ही रह गया, ठीक है, इसको कुछ नहीं मिला बंटवारे में, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, सेम बनेगा, नहीं। ये क्या बनेगा, ये गारंटी नहीं है कि क्या बनेगी। क्या पता यहाँ पे बेरियम की जगह स्ट्रोंटियम बन जाए, बिस्मथ बन जाए, एंटीमनी बन जाए। ये प्रोडक्ट भाई गारंटीड नहीं है कि ये प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। बट एक चीज हमारा कांस्टेंट है, क्या है, मास नंबर इसका, इसका और इसका तीनों मिला के वो कांस्टेंट रहेगा। एटॉमिक नंबर इधर का या इधर का, तीनों मिला के ब्रो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा भाई तुम्हारा मास नंबर, और कांस्टेंट रहेगा भाई तुम्हारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाँ हाँ, ये दोनों को मिला के 92 पुर जाए। और जब तुम ऊपर वाले को जब जोड़ोगे ना, तब तुम्हें न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 144 प्लस 3 प्लस 89, वैसे करे करोगे। मास नंबर तो ब्रो एज ए प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो भाई दोनों तरफ कांस्टेंट, लेकिन ये न्यूट्रॉन भी तो साथ में निकला है ना। अब एनसीईआरटी दो रिएक्शन और देती है। दो रिएक्शन क्या है, मतलब यही रिएक्शन है, मतलब कि अब समझ लिया, मैं डायरेक्ट रिएक्शन यहां से लिखूंगा। कहां से लिखूंगा, यहां से लिखूंगा, ठीक है। तुम्हें पता चल गया न्यूट्रॉन अंदर चल गया, इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब मैं रिएक्शन यहां से लिखना स्टार्ट करूंगा, ये वाला रिएक्शन लिखना स्टार्ट करूंगा। इसका दो रिएक्शन जो एनसीईआरटी ने दिया है वो क्या है, चल मैं तीनों लिख दे रहा हूं। यूरेनियम 92 235 प्लस एक न्यूट्रॉन, ठीक है, एक न्यूट्रॉन, ये क्या बना, यूरेनियम 92 236, ठीक है। अब इसका क्या हुआ, फिजन हुआ। अब इसका क्या हुआ, फिजन हुआ। फिजन के होने के बाद ये क्या बना, बेरियम पे प्लस क्रिप्टन पे प्लस 3 न्यूट्रॉन निकले, 0 1, इधर कितना है 56 144, क्रिप्टन कितना है 36 89। दो रिएक्शन और जो एनसीईआरटी ने दिया है वो क्या है, यूरेनियम 92 236 टूटता है फिजन के बाद, एसबी एंटीमनी, मास नंबर एटॉमिक नंबर 51, मास नंबर 133, प्लस नायोबियम में एनबी, नायोबियम एटॉमिक नंबर 41, मास नंबर 99, प्लस इधर निकलते हैं 4 न्यूट्रॉन, ठीक है। एक और रिएक्शन दिया है वो क्या है, यूरेनियम 92 236 फिजन होने के बाद किसमें टूटा है, जेनॉन 54 140 प्लस स्ट्रोंटियम 38
94 प्लस 2 न्यूट्रॉन में, ठीक है। मतलब कि प्रोडक्ट का ब्रो गारंटी नहीं है कि प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ भी निकल सकता है, बट एक चीज ध्यान रखना, इधर का टोटल का मास नंबर, इधर का टोटल का एटॉमिक नंबर वो सेम होगा, तो मतलब तब समझ में आ जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट ये है, मतलब कि जो अपन ने सोचा है वो सही है, ठीक है। एक रिएक्शन ये है, एक रिएक्शन ये, एक रिएक्शन ये, ठीक है। और ये गारंटी नहीं है, तो ऑन एन एवरेज बता सकते हो क्या एवरेज में कितना न्यूट्रॉन ऐसे बाहर निकलेगा। एवरेज मान लेते हैं अपन 2.5 न्यूक्लियन बाहर निकलेगा, ठीक है। एवरेज 4 निकल रहा है, 2 निकल रहा है, 3 निकल रहा है, तो मान लेते हैं 2.5 तो निकलेगा ही। तो एवरेज क्या लिखा जाता है, एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन आर इमिटेड, ठीक है। हो गया। अब अपन इसके बाद बात करेंगे ना, एक यूरेनियम से मतलब कि कितना एनर्जी अपन को मिलता है, ठीक है। मतलब अगर एक यूरेनियम ले लेंगे तो कितना एनर्जी निकलेगा, मतलब ये पेन के टिप बराबर भाई, अगर मान लें कि यूरेनियम ले लिया अपन ने, ठीक है। 50 बोरी ले लोगे तो भाई पूरा स्टेट उड़ा देगा। 50 किलो का बोरी ले लोगे तो 50 किलो का बोरी ले, 50 किलो होता ही कितना है भाई, एक आटा का चावल जितना बोरी है ना, 50 किलो बस। एक यूरेनियम में बाइक में चल रहा है 1 ग्राम यूरेनियम तो 5 साल चलते रहे। 5 साल, लेट्स सी, देखते हैं अपन, कैलकुलेशन करेंगे अभी, है ना, उस पर कैलकुलेशन करेंगे। लिख लिया सर एसआर स्ट्रोंटियम, मास नंबर 94, एटॉमिक नंबर 38 होगी। चल अब अपन देखते हैं यूरेनियम मतलब कि कितना एनर्जी वगैरह सब निकालेगा। सबसे पहले हम अपने वो वाला जो मैंने जो एक ग्राफ बनाया था पहले वो वाला ले लेते हैं, ठीक है। वो वाला ग्राफ हमारा कुछ कैसे था, ऐसा, ठीक है, कुछ इस टाइप का था वो। यहां पे हमारा क्या था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और हमारा इधर क्या था भाई, मास नंबर था, मास नंबर था। हमें पता है भाई यहां पे यूरेनियम होता है, यूरेनियम, ठीक है। ये क्या करता है, 2 भाग में टूट जाता है, फिजन करता है। हम इधर मान लेते हैं यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 92, 92, 238 होता है, 238 होता है। बट अभी अपन इधर एवरेज कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज के लिए मान ले कि 240 ले लेता हूं, ठीक है, 240 ले लेता हूं। हमने क्या बात किया था, जो न्यूक्लियर फिजन जो होती है, जो टूटते जो है एक्स और वाई, उसकी क्या होती है एवरेज, मतलब कि दोनों की जो मास नंबर जो होती है, कंपेरेबल साइजेस के होते हैं दोनों न्यूक्लियर, एवरेज मतलब कंपेरेबल साइजेस के होते हैं। कंपेरेबल कैसे टूटेगा, जब ये भी 120 हो, ये भी 120 होगा, ठीक है। अच्छा अब इसी रिएक्शन को इधर लिख लेता हूं। इस रिएक्शन को कैसे करके लिखोगे, यूरेनियम को मैं एक्स मान रहा हूं, ठीक है। अभी ये यूरेनियम कोई एक्स एलिमेंट है, मास नंबर इसका कुछ मान ले होगा, बट मास नंबर मैंने कितना माना था, 240। ये टूटा किस में भाई, वाई में टूटा प्लस जेड में टूटा। इसका भी मास नंबर कितना आया था, 120, इसका भी मास नंबर 120, ठीक है। प्लस अच्छा हमें पता है कि यूरेनियम का बाइंडिंग एनर्जी कितना होता है, 7.6, 7.6, 7.6। जब ये दोनों जब डॉटर न्यूक्लियर में जब टूटा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अब ज्यादा हो गई, ये अब कितनी होगी 8.5, ये भी कितनी 8.5। 13 वाला क्वेश्चन है ब्रो इसमें, है ना, उस पे ही जा रहे हैं, ठीक है। 7.6, 8.5 और 8.5, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, एक न्यूक्लियन का है। टोटल का निकालना है तो क्या करेंगे, इसको 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 240 से। ये मेरा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। टोटल निकालना है, टोटल क्या होगा, 7.6 इंटू 240। इधर का तो खेल खत्म हो गया, है ना। अब इसका भी कर लेते हैं, इसका क्या होगा 8.5 इंटू 120, 120 है ना। इसका भी क्या होगा 8.5 इंटू 120,
120 क्यों करा पता है? 8.5 किसका दिया था? पर न्यूक्लियन का दिया था। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेरा कितना होता है? 8.5 होता है, बट है यहाँ पे कितना न्यूक्लियन है? 120, तो उसको टोटल को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम यूरेनियम के लिए भी अपन ने करा था, एक का कितना था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियन में बात भी किया था, यूरेनियम का कितना होता है? 7.6 होता है, तो 7.6 इंटू 240 करेंगे। अब इधर कोई एनर्जी भी तो निकलेगा ना भाई, ये एनर्जी मेरा कितना होगा? क्यू। क्यू क्या होता है मेरा? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है भाई? अच्छा, अब जो तुम इसको जो कैलकुलेट करोगे ना, तो पता है तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 8.5 इंटू 140 करोगे तो तुम्हारा आएगा 1020, 1020। ये भी आएगा 1020। ये वाला कितना आया था? 1824, राइट। ये 1824 आया था, ये 1020 आया था, और ये 1020 आया था, ठीक है। प्रोडक्ट क्या है भाई यहाँ पे? प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट क्या है? तो 1020 1020, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1020 लिख सकते हैं, है ना। माइनस रिएक्टेंट कितना है भाई? 1824। ये अब करने के बाद कितना आया था बता? 200। टोटल करने के बाद कितना आया था? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आया था। इतना एनर्जी मेरा निकला, ठीक है। मतलब कि अब अपन इधर से लिख सकते हैं अप्रॉक्स वन न्यूक्लियाई, ये एक न्यूक्लियाई है, बस ये एक न्यूक्लियाई है यूरेनियम का। वन न्यूक्लियाई यूरेनियम 92, यूरेनियम 235 गिव कितना एनर्जी दिया ब्रो? 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दिया। एक न्यूक्लियाई होता ही कितना है भाई? वो तो इधर से भी नहीं दिखेगा, एक न्यूक्लियाई होता ही कितना है, ठीक है। इतना एनर्जी देता है ऑन फ्यूजन, ठीक है। अच्छा, अब अपन मान लेते हैं, और ये वाला डेटा तुमको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। ये डेटा तुम्हें याद रखना है। अगर तुम्हें ये भी याद ना रहे तो तुम्हें कम से कम ये याद रखना है, अप्रॉक्स वन न्यूक्लियाई ऑफ यूरेनियम के पास 200 मेगा वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है, ठीक है। 216 भी ना याद रहे तो कम से कम 200 याद रहेगा। 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देती है, मतलब एक न्यूक्लियाई मतलब कि कितना? ये कितना है? 235 है क्या? एएमयू है, 235 एएमयू। और इसको केजी में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा भाई? 235 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। ये केजी में भी मतलब कि देखो कितना, ग्राम में भी कितना छोटा का छोटा आएगा, और उसका एनर्जी देखो भाई कितना है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। दिस इज द पावर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब ये खुद में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। मतलब जो चीज तुम्हें, पेट्रोल कितने लेते हो? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर करके भरवा लेते हो, चलता कितना है वो? कितना एनर्जी देता है? कितना कम देता है एनर्जी? उधर ही देख लो ये क्या है। मतलब जो चीज तुम्हें दिख भी नहीं रही है वो कितना एनर्जी दे रहा है? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कुछ भी चला चलता ही है इससे। अभी हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे ना, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में देखेंगे कि कैसे से बिजली बन रही है। हाँ, नहीं अभी बात करूंगा ना उस पर भाई, सबसे बेस्ट एनर्जी देने का है ये सोर्स। एनर्जी है, लेकिन धरती पे कम भी तो है इसका। हाँ, तुम आंसर बता रहे हो, मतलब ये सब बातें एग्जाम में लिखने की है। ये सब बातें जो तुम बोल रहे हो इसको एग्जाम में लिखने की है। साइड में ऊपर चला जाऊं? कहीं भी खड़ा रहे तो सर साइड। मैं इधर पे था। अच्छा, जब इतना एनर्जी जब निकला, तो अब ये बता सकते हो कितना मास गायब हुआ होगा? इतना एनर्जी निकला है तो कितना मास गायब हुआ होगा ये पता चल जाएगा। एनर्जी एक तरह का एनर्जी है, एनर्जी इज इक्वल टू mc²। डेल्टा एम अपन को निकले जाएगा, मास डिफेक्ट इनटू कितना करेंगे? 931.5 करेंगे तो मेरा डेल्टा एम आ जाएगा। चलो बड़े होंगे आगे, चलो लिख लो।
होगी? बढ़ जाऊं? बढ़ जाऊं ना? अच्छा, इतना एनर्जी निकला है, ठीक है, हो गया। अबे ये तो लिखना ही क्या है, अब तो इसमें हो गया। अब चल, एनर्जी कितना निकला भाई? 200 लगभग लगभग मान ले 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी इतना निकला, तो भाई तुम मास कितना गायब हुआ ये भी बता सकते हो। मास कैसे निकलता है? Q इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ले लो, या मैंने तुम्हें एक और फॉर्मूला बताया था, Q इज इक्वल टू एम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस, डेल्टा एम, दैट इज मास डिफेक्ट, ठीक है। डेल्टा एम, एम ले ले या डेल्टा एम ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। एनर्जी मेरी कितनी निकली भाई? 200 निकली, लगभग लगभग 216 निकली है, बट 200 मान ले रहे क्योंकि हमारी पूरा कैलकुलेशन में अप्रॉक्स पे हुआ है। इक्वल टू ले लिया, नियरली इक्वल टू ले ले, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा एम क्या हो जाएगा? 200 बटे 931.5, ठीक है। जब इसको जब तुम काटोगे ना तो तुम्हारा आएगा 0.23 AMU के आसपास आएगा। जब एक न्यूक्लियाई जाती है तो इतना एनर्जी देता है, बट इसका मतलब ये मत समझ लेना कि 235 AMU गायब हो जाता है। 235 AMU गायब नहीं होता। कितना गायब होता है? 0.23 AMU गायब होता है। परसेंटेज निकाल लोगे अब? परसेंटेज कैसे निकलेगा? कितना गायब हुआ? 0.23। था कितना? 235 था, इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? 0.1%। बस 0.1% इस मास का गायब होता है, तो हमें इतनी एनर्जी मिलती है, 200 या 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो लिखेंगे कि अपन एक न्यूक्लियाई ऑफ इतना गिव इतना नंबर ऑफ इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देता है। एक मिसकंसेप्शन ये मत लेना कि ये 235 का 235 गायब हो जाता है। 235 गायब नहीं होता। गायब कितना होता है? 0.1% या 0.23 AMU गायब होता है। बस इसका 0.1%, उस न्यूक्लियाई का भी भाई, उसका भी इतना 0.1%, उस न्यूक्लियाई का भी 0.1% मास गायब हुआ है, तब अपन को इतनी एनर्जी मिली है। और न्यूक्लियाई गायब हुआ था तो सोच लो। और ये खुद में एक, और ये डिस्कवर किए हुए ज्यादा टाइम हुआ नहीं अपन को, ठीक है। ये अपन को ज्यादा टाइम डिस्कवर करे हुआ नहीं है, और ये खुद में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी फॉर पूरे मतलब कि ह्यूमैनिटी के लिए। ये मतलब कि खुद में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी कि भाई इतना अच्छा एनर्जी मिल कैसे रहा है। अब भाई इस एनर्जी को तुम पॉजिटिवली अगर यूज करोगे तो तुम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओगे, घरों को बिजली दोगे, है ना, शिप्स चलाओगे, है ना, तुम इससे एनर्जी लोगे। अगर इसका डिस्ट्रक्टिव यूज करना है तो बॉम्ब बनाओगे, उड़ा दोगे, ठीक है। अच्छा, अब होता है चेन न्यूक्लियर। क्या? हाँ 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 हाँ, आराम से, अब तुमने खुद ही देख लिया ना। अब दो टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन चेन न्यूक्लियर रिएक्शन। चेन मतलब कि क्या समझ रहे हो भाई? एक एक को बताएगा। चेन मतलब क्या होता है? एक अगर कुछ अगर हो गया तो दूसरे वाले को भी इफेक्ट पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हमने क्या देखा था? एक न्यूट्रॉन था, एक यूरेनियम का न्यूक्लियाई था। एक यूरेनियम का न्यूक्लियाई कहाँ गया? एक यूरेनियम का न्यूक्लियाई था भाई, वो डिस्टर्ब हो गया था। डिस्टर्ब होने के बाद उसने कितनी न्यूक्लियाई निकाली थी? 3 न्यूक्लियाई निकाली थी। अब क्या होगा? इसको क्या था? इसको एक न्यूक्लियाई देके मारा था मैंने, एक न्यूट्रॉन देके मारा था। फिर इसने क्या करा था? दो प्रोडक्ट बनाया था। हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, अपन को न्यूट्रॉन ही चाहिए। 3 न्यूट्रॉन इसने बाहर निकाला था, है ना। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा? 3 फिर अलग यूरेनियम के न्यूक्लियर को फिर ये करेगा। पहले रिएक्शन से कितना न्यूक्लियर को ये कर देगा? 3 को किया। अब ये 3, ये भी फिर से 3 निकालेगा, न्यूट्रॉन 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 न्यूट्रॉन।
देख रहे हो कितनी सारी एनर्जी है, 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक न्यूक्लियाई 1 से 3 बना, 1 से 3 बना, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 81। अब आगे बढ़ता चला जाओ। देख रहे हो कैसी न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब कि पहले रिएक्शन से तुम्हें एनर्जी कितनी मिली, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मान ले। कितना मिला, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 200 इंटू 3 कर दे, 600। अब 200 इंटू 9 कर दे, 2700। अब 200 इंटू 27 कर दे, 9 3 या 20, 1800। ठीक है, 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 27 इंटू फिर 200 कर दे, फिर 27 इंटू 81 कर दे। मतलब ये एनर्जी क्या हो रही है, अब एनर्जी एक बार तुमने दे दिया, अब वो चलता ही जा रहा है, अब चलता ही जा रहा है। ठीक है, हमें करना पड़ता है इसको कंट्रोल। ठीक है, ये कंट्रोल कैसे होगा, है ना, ये कंट्रोल होगा अगर मान लो कि अगर हम, हाँ, जब तक फ्यूल है, जब तक फ्यूल है, मतलब ये जब तक ये है फ्यूल है तब तक चलेगा। अगर फ्यूल नहीं खत्म हुआ तो भाई ब्रह्मांड खत्म हो जाएगी, इतना एनर्जी है इसमें। हिरोशिमा नागासाकी देख लो ना, कितना ही यूज हुआ था उसमें, और वो उस टाइम का बॉम्ब था जो मतलब कि जस्ट इनिशियल बना है, जस्ट बना ही था। अभी का सोच लो कैसा डिस्ट्रक्शन करेगा, इतने टाइम बाद का कैसा डिस्ट्रक्शन करेगा भाई, ये मतलब अनइमेजिनेबल होता है कि मतलब ये कैसा डिस्ट्रक्शन करेगा ये। इसको कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ इसको कंट्रोल करते हैं अपन। कंट्रोल क्या करते हैं, एक न्यूक्लियाई निकला, अपन ने लगा देते हैं सेफ्टी रॉड। सेफ्टी रॉड का मतलब क्या होता है, 3 निकला तो 2 को अपन ने पकड़ लिया, अब बस 2 ही न्यूक्लियाई आगे जाएगा, 2 फिर 1 को करेगा। इधर भी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला, अब ये इससे फिर 3 निकलेगा, फिर अपन ने इस 2 को रोक दिया, फिर 1 निकला, 1 फिर से 1 को करेगा, तो मतलब 200 200 भाई कांस्टेंट होगी। बस ऐसे करके अपन इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर रोका नहीं गया इसको तो भाई डिस्ट्रक्शन कर देगा। देख रहे हैं कैसे भर रहा है एनर्जी, देख कैसे भर रहा है, 200 से दुगना नहीं, ये 3 टाइम्स बढ़ता जा रहा है, 3 गुना। 3 गुना हो रहा है। और कभी ये रिएक्शन तो मैंने ऐसे ही लिया, अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में ये 4 वाली न्यूक्लियाई निकल गई, मतलब 4 गुना आगे बढ़ेगा, मतलब ये बहुत हेवी एनर्जी होता है इसमें, मतलब कि ठीक है, संभालना बहुत मुश्किल होता है। तो चेन न्यूक्लियर रिएक्शन भी एनसीईआरटी लिखती है, 2 टाइप का होता है, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, चेन न्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है कंट्रोल्ड, दूसरा होता है अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल वाला मैंने तो बता दिया, 2 को रोक देंगे, 1 को जान देंगे। एक होता है तुम्हारा कंट्रोल, एक होता है तुम्हारा अनकंट्रोल। ठीक है, कंट्रोल में क्या होता है, आउट ऑफ 3 अपन जाने किसको देते हैं, 1 को, आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन अलाउ ओनली वन, allow only one to cause further fusion। 3 में से बस 1 को ही अपन आगे वाला फ्यूजन करने के लिए जाने के लिए दे रहे हैं, 2 को तो अपन ने रोक दिया। इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में। भाभा एटॉमिक सेंटर सुना होगा तुमने, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में इसको यूज करते हैं। अनकंट्रोल को कहां पे यूज करते हैं, यहां पे क्या होता है, एनर्जी कीप्स मल्टीप्लाइंग, एनर्जी इसमें कीप मल्टीप्लाई होते जाती है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर फ्यूजन अपन को एनर्जी निकलता है, पर फ्यूजन
एनर्जी मिलती है और ये मल्टीप्लाई होती जाती है, ठीक है। पहले में 2 निकला, पहले में 200 निकला, दूसरे में 200 इंटू 3 कर देंगे 600, फिर वो आगे कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। इसका यूज होता है एटॉमिक बॉम्ब में, ठीक है, एटॉम बॉम्ब, एटम बॉम्ब में, ठीक है। इसमें एक बात क्या बोला जाता है, 50 किलो ऑफ यूरेनियम, मतलब कि अगर मेरे घर में नहीं, अगर मान ले कि 50 केजी अगर तेरे घर में अगर यूरेनियम है, पूरा बिहार चल रहा है। तो तुम पूरे स्टेट को उड़ा सकते हो। एनर्जी कितना देता है वो, 10 टू द पावर 15 जूल, 15 जूल ऑफ एनर्जी। 50 किलो यूरेनियम, बस 50 किलो होता ही कितना है भाई, एक बोरा, बस रख दिए एक जगह रख दिया, कोई देख भी नहीं रहा उसको, उससे मतलब कि सोच ले कि तू किसको उड़ा सकता है। पता चलेगा कि यहाँ से भागते भागते भी नहीं बचेंगे। नहीं कर पाओगे ना, उसका स्पीड ही नहीं टैकल कर पाओगे, पूरा बिहार एक बार में समाप्त। ठीक है। अच्छा, अब क्या बात होती है, अब न्यूक्लियर, देखो किसी भी चीज की दो चीज होती है, इससे इतना एनर्जी मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है, एनर्जी मिल रहा है, बहुत सही बात है, बट इसकी खामियां होती है। हर चीज के साथ अगर कोई चीज अगर तुम्हें मिल रहा है, बुरा मिलता ही है, ठीक है। जितना अच्छा मिलेगा ना उसके साथ उतना बुरा मिलता है, ठीक है। उसको उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे मुंह, वायरस बना रहा था, वायरस खोज लिए, इतना खतरनाक कुछ कहने का नहीं। अब अपन बात करेंगे डिफिकल्टीज इन चेन रिएक्शन। ये रिएक्शन तो इतना अच्छा एनर्जी दे रहा है भाई, चल सही है, बट इसमें डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टीज इन चेन रिएक्शन, डिफिकल्टीज इन चेन रिएक्शन। डिफिकल्टी बोलने का मतलब क्या है, मतलब कि वो क्यों नहीं हो सकता, क्या क्या परेशानी आ सकती है। सबसे पहला इसका जो परेशानी होता है वो होता है पुअर कंसेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई। 235 न्यूक्लियाई मतलब कि, फिर एक बार इधर से आ जाओ, कहाँ गया, हाँ, अपन को फ्यूल क्या चाहिए था, ये है हमारा फ्यूल, ये हमारा फ्यूल नहीं है, हमारा फ्यूल ये है। अपन को सबसे पहले ये चाहिए, इस पे न्यूट्रॉन मारते तब जाके ये बनता है और तब जाके ये फिजन करता है। बस बात ये है ना कि इसका पुअर कंसेंट्रेशन है, मतलब ये नेचर में हम लोग मिलता तो सब चीज नेचर से ही है। आयरन का भी जो ओर होता है, उसका ओर का परसेंटेज होता है कि इतना परसेंट ये मिला, इतना परसेंट ब्लैक आयरन मिला, ऐसा कुछ अलग अलग मिला। बट यूरेनियम का भी ऐसा ही होता है, यूरेनियम का मतलब कि कंसेंट्रेशन परसेंटेज में मिलता है, बट जो 235 वाला जो होता है ना, वो काफी कम मिलता है। इसीलिए यहाँ पे लिखता है सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या है, पुअर कंसेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 न्यूक्लियाई, पुअर कंसेंट्रेशन ऑफ फ्यूल, पुअर कंसेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235 फ्यूल है ना, ये 235 का पुअर कंसेंट्रेशन है। और उसका पुअर कंसेंट्रेशन कितना है, एक होता है हमें ओड में मिलता है, हमें यूरेनियम के ओड में मिलता है अपन को, एक यूरेनियम 238 मिलता है, प्लस एक यूरेनियम मिलता है अपन को 235। ये जो होता है तुम्हारा 1000 होता है, तो ये बस 7 ही होता है, मतलब कि पूरे ओड में ना 1000 ये होगा तो 7 ये होगा, मतलब कि 99.3% अगर यूरेनियम 238 है, तो बस 0.7% जो है तुम्हारा वो यूरेनियम 235 है। बहुत कम है, मतलब कि पूरे, मतलब एनर्जी तो इतना अच्छा दे तो रहा है, बट ये है ही कम, है ना। क्या अपन इसको यूज नहीं कर सकते हैं क्या फ्यूल के लिए, 238 वाले को कर सकते हैं, बट ये लिएबल नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, अपन लिखते हैं यूरेनियम 238 अनफिजाइल होता है, मतलब ये फिजन नहीं करता है। यूरेनियम 238 कैन नॉट बी यूज्ड एज फ्यूल एज इट इज अनफिजाइल, या नॉन फिजाइल लिख ले, फिजन नहीं करता है। अगर इसका करवा भी दिया अगर कोई कोशिश करके, तो इट रिक्वायर्ड
it required very fast moving electron नहीं, न्यूट्रॉन फॉर फिजन। ये वाला कितने से हो जा रहा था भाई? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन से ये फिजिबल हो जाता था। बट इसके लिए पहली बात तो ये फिजाइल होता ही नहीं है, फिजन इसका होता ही नहीं है। अगर फिर भी अपन ने चाह लिया कि अब करवाना ही है तो इसको चाहिए भाई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो पहला इसका डिफिकल्टी क्या हो गया? पुअर कंसेंट्रेशन ऑफ यूरेनियम 235। दूसरा इसका डिफिकल्टी है नीड टू स्लो न्यूट्रॉन ऑफ यूरेनियम 235। अब इधर क्या बोल रहा है? पहले फास्ट में दिक्कत था, अब स्लो में दिक्कत है। ये क्या था? फिर से याद करो वाले रिएक्शन को। ये मेरा यूरेनियम 235 था, 235 था, है ना। हम क्या कर रहे थे? बाहर से इसको एक न्यूट्रॉन मार रहे थे। न्यूट्रॉन मारने के बाद फिर ये टूटने के बाद क्या करता था? 3 न्यूट्रॉन ये निकालता था, है ना। इस न्यूट्रॉन का एनर्जी तो भाई अपन ने फिक्स कर दिया था 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट इसका जो ये वाला न्यूट्रॉन होता है ना, ये काफी फास्ट होता है, इससे ज्यादा फास्ट होता है। तो क्या करेंगे? इसको स्लो कर देंगे। स्लो कर सकते हैं अपन। स्लो क्या करते हैं? इधर हेवी न्यूक्लियाई लगा, हेवी मतलब कि पार्टिकल्स लगा देते हैं। कैसे करेंगे? इसका जो एनर्जी जो होता है ना, लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होता है। बहुत ज्यादा एनर्जी हो गया। अब ये दूसरा वाला जो फिजन जो होगा, स्पीड इतना ज्यादा है, एनर्जी इतनी ज्यादा, तुरंत निकल जाएगा। अपन क्या करते हैं? उससे पहले अंदर में इधर क्या करते हैं? हेवी वाटर लगा देते हैं। हेवी वाटर क्यों लगाते हैं? हेवी वाटर लगा दे या सॉलिड CO2 लगा दे, स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है। मान ली कि तू कहीं से दौड़ के आ रहा है, ठीक है, रास्ता खाली रहेगा तब तो तू दौड़ेगा ना। अगर मान ले कि इधर पूरा भीड़ हो जाए, 100 लोग आ जाए, क्या तो उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से तू दौड़ता आ रहा था, क्या तू दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत गैदरिंग ऑलरेडी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इसको अपन कहते हैं मॉडरेटर। इसको कहते हैं मॉडरेटर, जो क्या करते हैं, जिसका काम क्या होता है? न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करना। न्यूट्रॉन को, इसका काम क्या होता है? स्लो डाउन न्यूट्रॉन। और यहां पे मॉडरेटर के रूप में अपन 3-4 चीजों को ले सकते हैं। जो क्या है तुम्हारा? वाटर सबसे अच्छा है हमारा, जो इजीली अवेलेबल है। वाटर ले ले। एक होता है हेवी वाटर। हेवी वाटर क्या होता है? H2O की जगह पे D2O ले लो, हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम ले लो, हेवी वाटर। और क्या ले सकते हैं? ग्रेफाइट भी ले सकते हैं। हाँ, ग्रेफाइट भी ले सकते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट मॉडरेटर में क्या पता चल गया क्या क्या लगा सकते हैं अपन। और भी मैं एग्जांपल दूंगा आगे में। इसका काम क्या होता है? स्लो डाउन न्यूट्रॉन। तो फिर से 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग हमें कितना चाहिए? हमें 0.025 एग्जैक्टली नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0.025 से लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक चाहिए अपन, ठीक है। तो मॉडरेटर का बस काम ये है कि स्लो डाउन कर दे, ठीक है। अच्छा, तीसरा है क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल। तीसरा क्या है? डिफिकल्टी। तीसरा डिफिकल्टी है क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल। क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल। क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल का मतलब पता है क्या है? यहाँ पे क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल है, अगर तुम एक बार तुम वो वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला रिएक्शन याद करो। अगर बस अपन लोग बस एक शीट, मतलब एक शीट भी नहीं, एक शीट बस एक ही न्यूक्लियस से जो बनी हो। एक शीट बोलने का मतलब क्या पता है? देख, एक होता है, मान ले कि ये आयरन है, ठीक है, ये आयरन है, ये मोटा सा एक आयरन है, ठीक है। अब मुझे एक शीट इसका बनाना है, ऐसा शीट बनाना है कि एक शीट में बस एक ही एटम आए यूरेनियम के, ठीक है। अगर एक शीट में अगर बस एक ही, मतलब एक इतना पतला सा शीट ले रहे हैं, बस एक ही एटम आ रहा है उसमें, तब भी क्या होता है? जो न्यूट्रॉन जो अपन बाहर से जो मारते हैं ना, जो अपन से बाहर से जो न्यूट्रॉन मारते हैं,
वो इसके आर पार चला जाता है, ठीक है। तो अपन को ना क्रिटिकल मास चाहिए, मतलब कि थोड़ा मोटा चाहिए, मतलब जो फ्यूल जो अपन ले रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि उसको बस सिंगल एटम का जो लेयर लेंगे तो उससे काम चल जाएगा, थोड़ा मोटा हो, मतलब कि सिंगल एटम ना हो, बस थोड़ा सा मोटा होगा तब वो काम चल जाएगा, ठीक है। और ऑलरेडी भाई ये बहुत कम मिलता है परसेंटेज में, तो अपन को फ्यूल भी थोड़ा मोटा चाहिए होता है, तो इसको थोड़ा महंगा भी होता है, ये थोड़ा नहीं भाई बहुत महंगा होता है, यूरेनियम बहुत महंगा है। ठीक है। तो क्या है हमारा क्रिटिकल मास ऑफ फ्यूल, होता क्या है हमें पता है कि भाई ये कौन सा न्यूट्रॉन होता है, इसका मैंने नाम क्या दिया था, थर्मल न्यूट्रॉन मैंने बताया था। हमें पता है भाई थर्मल न्यूट्रॉन स्लो होता है, थर्मल न्यूट्रॉन, हमें पता है भाई थर्मल न्यूट्रॉन आर स्लो, थर्मल न्यूट्रॉन आर स्लो, बट इसका भी स्पीड 8 टाइम्स होता है स्पीड ऑफ साउंड के, मतलब मैं जो बोल रहा हूं वो तेरे कानों में पहुंच गया, उसका भी 8 गुना होता है ये स्लो, बट इट इज 8 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड के भी स्पीड के 8 गुना होता है ये, ठीक है। स्पीड लाइट को उससे ज़्यादा तेज माना जाता है। क्या सबसे तेज सबसे स्पीड अभी तेज जो होता है जो लाइट को ही माना जाता है, हाँ, ये लाइट से कम हो गई या ज़्यादा? और लाइट जितना नहीं होगा, लाइट से कम होगा ये, ठीक है। अगर इससे रोशनी वगैरह निकल रही है तो भाई ये खुद लाइट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। अगर मतलब कि ये एनर्जी है तो उससे कम है, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी माना, सबसे ज़्यादा स्पीड माना गया अभी। अपन जो भी कैलकुलेशन करते हैं, हेवी अगर कैलकुलेशन करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट को ही लिया जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इसलिए अपन यूज़ करते हैं, डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर बाकी अगर मीटर लोगे, केजी लोगे, तो ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन चला जाएगा, 14 करोड़ किलोमीटर तब दूर है सूरज, जो उसके उसके लिए उसको 4 इसके लिए करते हैं, लाइट ईयर से उसको मेजर करते हैं, ठीक है। थर्मल इलेक्ट्रॉन स्लो तो है, बट फिर भी कितने हैं, 8 टाइम्स है, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड के। सो वी रिक्वायर रिक्वायर so we require a minimum mass मिनिमम मास बोलने का मतलब थोड़ा सा मोटा ले लो इसको, है ना, मिनिमम मास टू स्टार्ट फिजन, टू स्टार्ट फिजन, ठीक है। और सबसे चौथा और लास्ट जो है वो है कंट्रोल। कंट्रोल का भी मैंने तुम्हें बता दिया था, कंट्रोल कैसे करेंगे, 3 निकल रहा है तो 2 को रोक देंगे, है ना। तो ये डिफिकल्टी नहीं है, बट यहां पे लिखा जाता है, ये भी एक तरह से डिफिकल्टी है। कंट्रोलिंग द रेट ऑफ फ्यूजन, कंट्रोलिंग, हाँ चौथा है ये, फोर्थ, कंट्रोलिंग रेट ऑफ फ्यूजन। इसको कंट्रोल कैसे करोगे, इसको कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे कि देखो इधर एक यूरेनियम है 235, एक न्यूट्रॉन तुमने इधर बाहर से मारा, ठीक है। इधर क्या निकलते हैं, 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, पहले कैसे चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। 3 न्यूट्रॉन निकला, अपन को चाहिए अब तो भाई ये रिएक्शन मल्टीप्लाई होने लग जाएगी, अपन क्या करते हैं, 2 को रोक देते हैं। ये 2 को रोकते कैसे पता है, इसको कहते हैं कंट्रोल रॉड्स, इसको क्या कहते हैं, कंट्रोल रॉड्स, बता रहा, बेरियम का बना होता है, कैडमियम का बना होता है, हाफनियम का बना होता है, ठीक है। कंट्रोल रॉड, तुम्हें खुद पता है कंट्रोल रॉड ऐसा मटेरियल लेंगे जो एब्जॉर्ब कर ले न्यूट्रॉन, है ना। हम मतलब कि सोच ले कि इधर पानी गिर गई, अपन क्या लेंगे, प्लास्टिक लेंगे क्या पूछने के लिए, अपन स्पॉन्ज लेंगे ना, स्पॉन्ज लेंगे तो वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो कंट्रोल रॉड खुद पता है, कंट्रोल रॉड ऐसा मटेरियल लेंगे जो न्यूट्रॉन को क्या कर ले, तुरंत एब्जॉर्ब कर ले, इसको कहते हैं कंट्रोल रॉड्स। और ये बना होता है हाफनियम का, कैडमियम का और बेरियम का, जो मैंने बताया, ये या तो बना होता है बेरियम का या हाफनियम का या कैडमियम का, ठीक है। एक होता है मेरा के फैक्टर, क्या होता है, के फैक्टर, के फैक्टर का मेरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रेजेंट जनरेशन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रेजेंट जनरेशन डिवाइडेड बाय नंबर
of neutron in previous generation और इसको अपन कोशिश करते हैं इसकी वैल्यू जो आए वो 1 के बराबर रहे। समझ में आया 1 के बराबर क्यों रहे? अगर मान ले कि इस जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रेजेंट जनरेशन, एक रिएक्शन हो गया प्रेजेंट जनरेशन ये वाला हो गया, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट जनरेशन में अगर एक है, नीचे वाले का भी अगर एक है, तो क्वालिटी फैक्टर 1 बैलेंस रहेगा। अगर प्रेजेंट जनरेशन में के फैक्टर अगर 3 हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट जनरेशन में 3 हो गया और पिछले जनरेशन में कितना था? 1 ही था, तो के फैक्टर बढ़ गया। तो हम चाहते हैं कि जो मेरा जो के फैक्टर जो रहे वो नियरली इज इक्वल टू 1 के बराबर रहे, इसको के फैक्टर भी कहते हैं। और ये कंट्रोलर क्या करता है? के फैक्टर को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये नियरली चाहता है कि भाई इसका वैल्यू 1 ही रहे, ठीक है, ना 1 से ज्यादा हो ना 1 से कम हो। 1 से कम होगा तो क्या होगा? रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। अपन को वो इसी को बस के फैक्टर बस यही है। क्या की फैक्टर कहेंगे पूरे इसको, क्वालिटी फैक्टर है। फैक्टर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रेजेंट जनरेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन प्रीवियस जनरेशन। कि एक फैक्टर है जिसका ना कोई यूनिट वगैरह कुछ नहीं है, अभी एक नंबर है ऊपर में, मतलब मान ले कि अभी न्यूट्रॉन निकला इस रिएक्शन से 3, पिछले रिएक्शन से निकला 1। के फैक्टर एक फैक्टर है जो क्या बोलता है? के फैक्टर कितना रहना चाहिए? 1 रहना चाहिए, बट यहाँ पे आ गया कितना? 3 आ गया। तो ये कंट्रोल लॉट देखेगा भाई के फैक्टर तो बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी क्या करते हैं? कंट्रोल लॉट को नीचे करते हैं। कंट्रोल लॉट नीचे करेगा तो अब नंबर ऑफ रिएक्शन अब कितना हो गया? अब 1। पिछले रिएक्शन में भी 1 था, तो क्वालिटी फैक्टर 1 के बराबर आ गई। तो के इज द के फैक्टर है, ठीक है। के फैक्टर समझ में आ गया क्या होता है? के फैक्टर होता है कुछ नहीं होता, बस एक फैक्टर है जो जिसको चाहते हैं अपन जिसका वैल्यू 1 रहे, ठीक है। अब तुम लोग समझ सकते हो न्यूक्लियर रिएक्टर। अच्छा, अगर मान ले कि के फैक्टर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, है ना। तो रेट बढ़ जाएगा। अगर के की वैल्यू अगर कम हो गई 1 से, क्या हो जाएगा? रेट घट जाएगा। समझ में आ गया? बस तो बस इतना ही था। अब तुम लोग देख सकते हो न्यूक्लियर रिएक्टर। बता दूं क्या? हाँ हाँ, टाइम देख लो। हाँ पीछे 10:50 बस। बहुत लंबा तो नहीं है, 5 मिनट में कोशिश करता हूँ हो जाएगा तो। हाँ, क्योंकि अभी बता सकता हूँ, उसको इजीली बता सकता हूँ। हो गया? लिख लिया? अच्छा, अब जो भी चीज़ करना है मुझे करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम वगैरह जितना रेडियो एक्टिव है सब वही सब है, सबसे महंगा ये सब है। रेडियो एक्टिव जो है मिलता ही नहीं है ना, खरीद थोड़ी ना पाओगे उसको, खरीद थोड़ी ना पाओगे वो। अगर उसको खरीदा जा सकता है ना, तो अभी जितनी भी मतलब टेररिस्ट कंट्रीज हैं वो सब क्या चाहते हैं? उसके पास किसी भी तरह से न्यूक्लियर मतलब कि कुछ आ जाए। अमेरिका ने खुद बैन लगाया हुआ है हर जगह पे, है ना। तो खुद चेंज है वो, तो खुद एक टाइम पे इंडिया पे भी लगाया था बैन, बट फिर भी अपन ने कर लिया। अपन बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे काम करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में सबसे पहले अपन बात ध्यान रखना पड़ता है सेफ्टी का। सेफ्टी का बोलने का मतलब कि सेफ्स स्क्वायर कहां पे? हाँ, क्या कलर चेंज करना पड़ेगा? कलर चेंज कैसे होगा इसका? हाँ ठीक है, हाँ। सबसे पहली बात अपन को क्या करना पड़ता है? एक मोटा ग्रेफाइट का चैम्बर बनाना पड़ता है। ये बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि भाई ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। इससे जो भी निकलेगा क्या निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा। अगर मान लो कि तुम इसके अंदर चले गए, रेडिएशन निकल रहा है, तुम्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो भी रिएक्शन कंडक्ट करते हैं वो करते हैं थिक ब्रिक के अंदर, मतलब थिक एक दीवार बनाई जाती है। ये मतलब कि मान लो ना फिर भी 10-10 मीटर की ये दीवारें होती है,
10 मीटर थिक होती है। 10 मीटर। यस, 10 मीटर की थिक दीवारें होती है, ठीक है। इसके अंदर खुद ही सोच लो ना, इतना भयानक रिएक्शन हो रहा है, इसके इतना एनर्जी है, हमारे को तो तुरंत ये कैंसर दे सकता है, ठीक है। बट फिर भी कितना भी मोटा ले लो, फिर भी रेडिएशन निकलती है। हाँ, और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो भी काम करते हैं ना, वो भी खुद लेड के एप्रन पहन के करते हैं। ऐसा बोला गया है, हाँ। जैसे गाय का गोबर होता है ना, हाँ, अब भी यार कुछ नहीं है। ऐसा बोला जाता है। हाँ, बोला जाता है, बट ये है नहीं, रेडिएशन रोक सकते, बट ऐसा कुछ है नहीं। ये भी बोला है, एक चकला सा मोटिवेशनल। अरे वो ज्यादा मोटिवेशन नहीं सुनता। हाँ, क्या है देख और जो लोग जो काम भी करते हैं ना न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो लोग देखोगे मोटे मोटे जैकेट्स पहनते हैं, वो लेड के जैकेट्स होते हैं, ठीक है। लेड के जैकेट क्यों पहनते हैं? क्योंकि उस लेड पे क्या होता है, लेड एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशन, और वो रेडिएशन हमारे बॉडी तक पहुंचने नहीं देता। अब रिएक्शन में क्या होता है, अब रिएक्शन में हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चैम्बर, इसको सील्डिंग भी कहते हैं या चैम्बर भी कह सकते हैं, इसको कहते हैं सील्डिंग, सील्डिंग बोल ले या इसको चैम्बर बोल ले, ठीक है। अब चैम्बर बोलने के बाद अब क्या करेंगे अपन इसके अंदर ले जाएंगे, अपन को इसमें चाहिए अब फ्यूल के रॉड्स चाहिए। फ्यूल के रॉड्स मतलब कि क्या, यूरेनियम 235 चाहिए, फ्यूल के रॉड्स चाहिए। फ्यूल के रॉड्स किससे बनाऊं, किससे बनाऊं, किससे बनाऊं, चल इससे बनाता हूं, ठीक है। इसके अंदर चाहिए अपन को फ्यूल के रॉड्स। ये क्या है, यूरेनियम 235 है, ठीक है। ये है मेरे फ्यूल के रॉड्स, ठीक है। तुमने इधर से कहीं से तुमने कोशिश किया, एक न्यूट्रॉन तुमने अंदर भेज दिया, अब क्या करा, ये फिर क्या निकालेगा, 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, एक न्यूट्रॉन निकाला, एक न्यूट्रॉन निकाला, एक न्यूट्रॉन निकाला, ठीक है। तुम्हें इसको न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने क्या बताया था, कंट्रोल रिएक्शन होती है, तो इसके अंदर होता है कंट्रोल रॉड्स, और इसके बीच में ये वाला जो मटेरियल है ना, ये वाला जो मटेरियल है, इसके पूरे बीच में मैंने बताया था एक मटेरियल होता है जिसका काम क्या होता है, इसका काम क्या होता है भाई, स्लो डाउन करना, किसको, ये जो न्यूट्रॉन जो निकल रहा है उसको क्या करना, स्लो डाउन करना। इसको क्या कहते हैं, जो अंदर में जो है इसको क्या कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं, मॉडरेटर। और इसकी जगह पे, मॉडरेटर की जगह पे तुम क्या क्या ले सकते हो, वाटर ले लो, हेवी वाटर, D2O, ग्रेफाइट। इसका काम क्या होता है, स्लो डाउन करना है न्यूट्रॉन को। अब क्या होता है, इसके अंदर होता है कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स क्या होता है, अब कंट्रोल रॉड सब बनाएंगे। कंट्रोल रॉड किससे बना दूं, हाँ इससे बना दूं। इसके अंदर होते हैं कंट्रोल रॉड्स, होते कंट्रोल रॉड्स, ठीक है। ब्लू वाले क्या है तुम्हारे, कंट्रोल, ये है तुम्हारे कंट्रोल रॉड्स, ठीक है, कंट्रोल रॉड। अब तुम्हें भी बताया भाई बोलने की बात है कि इधर तुम लोग बोल सकते हो कि 2 को रोक देंगे 1 को जान देंगे, क्या ये पॉसिबल है? तुम्हें भी बताया भाई 2 को कैसे रोक दोगे तुम इसके अंदर, है ना, 2 को कैसे रोक दोगे, न्यूट्रॉन है वो। यहाँ पे लगा रहता है थर्मल सेंसर, थर्मल सेंसर यहाँ पे लगा रहता है, थर्मल सेंसर, थर्मल सेंसर। थोड़ी कोई चीज थोड़ी है, कोई चीज थोड़ी ना इसको रोक देंगे, यहाँ पे लगा होता है थर्मल सेंसर। थर्मल सेंसर क्या करता है, सेंस करता है टेम्परेचर को। होता क्या, जब इसके अंदर की अगर टेम्परेचर अगर बढ़ने लगी, अब चाहता है कि भाई अपन रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, अब इसको जल्दी से कंट्रोल रॉड को नीचे गिराओ, ठीक है। नीचे गिराया, थर्मल सेंसर देख लिया, अब मैनेजेबल है, चल ठीक है। अब थर्मल सेंसर देख रहा है कि टेम्परेचर कम हो रही है, एनर्जी कम बन रही है, इसको ऊपर कर देगा। तो यहाँ पे कंट्रोल रॉड होता, काम कैसे करता है, टेम्परेचर सेंसर से। आप समझ गए। अब यहाँ पे क्या लगा होता है, अब यहाँ पे लगा होता है कूलेंट, ठीक है। अब बस कुछ नहीं है, अब तुमने जो रिएक्शन जो है तुमने वो समझ लिया।
अब बस और रिएक्शन में अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पे लगा होता है कूलेंट, नाम कूलेंट है बट ये कूलेंट है नहीं, कूलेंट है न, बट नाम कूलेंट है बट ये कूलेंट है नहीं, है क्या? ये है वाटर। यहाँ पे सबसे अच्छा कूलेंट जो होता है जो अपन ले सकते हैं वो है वाटर, इजिली अवेलेबल है, सस्ता है, हमेशा मिल जाता है। इसके अंदर में टेम्परेचर तुम खुद ही सोच सकते हो टेम्परेचर कितना भयानक भारी होगा, ठीक है। वाटर इसके अंदर मैंने दोहराया, इसके अंदर आने के बाद वो पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने ठंडा पानी दोहराया, यहाँ पे पानी गर्म हो गया, यहाँ पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे मेरा वाटर है, यहाँ पे फिर क्या बन जाएगा, स्टीम बनेगा, क्या स्टीम बनेगा, है ना। ये स्टीम से फिर मैं क्या करता हूँ, बाहर में एक लगाता हूँ मोटर, मोटर का लेता है टरबाइन, ये क्या करता है टरबाइन को घुमा देता है, ठीक है, टरबाइन को घुमा रहा। यहाँ पे मेरा लगा होता है कंडेंसर, कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर जो होता है इधर से आ रहा है क्या, स्टीम आ रहा है, ठीक है, स्टीम को फिर से पानी में कन्वर्ट कर देता है। देखो इस जो रिएक्शन जो हो रहा है ना, इधर से पानी का तो भाई यूज हो रहा है, वाटर का यूज हो रहा है, बट तुम क्या इस पानी को बाहर फेंक दोगे, इसको बाहर नहीं फेंकेंगे। क्यों क्यों देखो क्यों नहीं फेंकेंगे, क्योंकि भाई ये आ कहाँ से रहा है, किसको टच करके आ रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, उसको टच करके आ रहा है, खुद में इसमें रेडिएशन है। इसको गाय को पिला दोगे क्या, नहीं पिलाएंगे भाई, उसको में मर जाएगा वो, मछली चल जाएगा। पानी में डाल दिया तो पानी का फिशेस वगैरह पूरा मैराइन सिस्टम को खराब करके रख देगा। और इसका जो डंपिंग जो होती है ना, मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन है बहुत अच्छा रिएक्शन, बहुत एनर्जी मिलता है, बट इसमें जो बाई प्रोडक्ट जो निकलता है, नुकसान भी, मतलब इसमें ऐसा नुकसान वाला कुछ नहीं निकल रहा पानी ही है, बट इस पानी को भी जो डंपिंग जो होती है ना, बहुत मतलब कि जमीन के अंदर जाके इसको डंप किया जाता है, ठीक है, इसके अंदर डंप करेंगे और फिर उसमें मतलब केव होते हैं अंदर में, जमीन को भी तो नुकसान करता है। बहुत है तो यूरेनियम निकला तो जमीन से ही है ना, निकला तो वो ओर से ही है, तो उसको बहुत अंदर में डंप किया जाता है और बहुत सालों के बाद मतलब क्या करेगा नुकसान, बट वो उतना नुकसान नहीं कर पाएगा, मतलब उसका रेडिएशन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, वहाँ पे उसको बड़े बड़े टीन के साथ उसको डंप किया जाता है, फिर ये पंख फैन को घुमा दिया, टरबाइन को घुमा दिया, तो अपन को इधर एनर्जी मिल गई, बस बात है। मेन खेल कहाँ पे था, मेन खेल यहाँ पे था। ये तो तुम्हें पता है कि पानी गर्म हुआ, गर्म होकर स्टीम बना तो अपन इधर करके इसको एनर्जी दे दिए। तो ये तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन अब खत्म हो चुका है, ठीक है। थोड़ा और बता दूं क्या, कल क्लास रहेगा तो नहीं तो कल क्लास नहीं रहेगा। कल सैटरडे है, संडे है, आज सैटरडे है। तो ये देख ही ले भाई। हाँ, डिफरेंट पार्ट ऑफ, नहीं ब्रो खत्म नहीं होगा, इसमें एक पूरा लेक्चर बाकी है, पूरा फ्यूजन पढ़ लिया ना, तो फ्यूजन बाकी है। तो कल ले लीजिए क्लास। अच्छा मैं ठीक है बात करता हूँ। डिफरेंट कल सिर्फ इंग्लिश का रहेगा। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर छठ के बाद ही आएंगे। अभी कहाँ जा रहा है बे तू, अभी तो क्या करें, पेंडिंग। ये वाला पहले पढ़ लेते हैं, पहले फिर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है हमारा फ्यूल, ठीक है। हम डिफरेंट पार्ट, मतलब एग्जाम में आएगा तो अपन को पार्ट लिखना पड़ेगा ना। सबसे पहला पार्ट है अपन को लिखना क्या, फ्यूल। फ्यूल पे अपन क्या लेते हैं भाई, सबसे पहले फ्यूल में जगह पे क्या लेते हैं, फ्यूल की जगह पे लेते हैं यूरेनियम 235 लेते हैं, ठीक है। दूसरा अपन को नीड होता है मॉडरेटर का, मॉडरेटर। इसका काम क्या होता है भाई, स्लो डाउन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। और इसकी जगह पे अपन क्या लेते हैं, H2O ले ले, D2O ले ले, हेवी वाटर ले ले, या ग्रेफाइट ले ले, है ना। तीसरा क्या लेते हैं अपन, कंट्रोल रॉड्स लेते हैं। कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है भाई, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। थर्मल सेंसर सर, थर्मल सेंसर ऐसे लिख भी सकता है, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है अभी इसमें, ठीक है। एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन में क्या कौन कौन से इसमें ले सकते हैं, हाफनियम ले सकते हैं, कैडमियम ले सकते हैं और बेरियम ले सकते हैं, ठीक है। हाफनियम, कैडमियम और बेरियम ले सकते हैं। और क्या है, अपन लेते हैं कूलेंट। कूलेंट, कूलेंट का नाम बस कूलेंट है, बट ये कूलेंट है नहीं, ऐसा नहीं कि अंदर जाके इसको ठंडा कर रहा है, इसको अंदर जा रहे हैं ये और गर्म होके बाहर आ रहा है, ठीक है।
और सबसे अच्छा कूलेंट जो होता है ना वो होता है पानी। पानी ना जल्दी गर्म होता है ना जल्दी वो ठंडा होता है, उसको गर्म करने के लिए भी थोड़ा देर रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसको चूल्हे पे चलाया गर्म हो गया, वो टाइम लगता है। और वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना उतना ही टाइम उसको ठंडा होने में भी लगता है, तुरंत वो ठंडा भी नहीं होता, ठीक है। मतलब कि 1 kg जो 1 किलो वाटर जो होता है ना, मतलब कि उसको 4200 कैलोरी मतलब वो एब्जॉर्ब कर सकता है, 4200, ठीक है। किलो कैलोरी मतलब जूल वो एब्जॉर्ब कर सकता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। क्यूलेंट का काम क्या होता है? टू हीट, टू एब्जॉर्ब क्या? हीट फ्रॉम रिएक्टर, ठीक है। और इसकी जगह पे अपन यूज करते क्या? H2O यूज करते हैं, कभी कभी लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं, लिक्विड सोडियम भी यूज करते हैं, लिक्विड Na, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, लिक्विफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और चौथा जो तुमने समझ गया, कंक्रीट का वाल होता है, कंक्रीट वाल, कंक्रीट वाल, बस इतना ही है। डिफरेंट पार्ट न्यूक्लियर रिएक्टर के यही है, बस खत्म हो गया, बंद।